ओम शांति। दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि घोंसला बनाने में हम यूं मशगूल हो गए, घोंसला बनाने में हम यूं मशगूल हो गए कि उड़ने के पंख भी थे ये भी हम भूल गए। दोस्तों, ये जीवन सुख, शांति और आनंद से व्यतीत करने के लिए मिली थी, लेकिन आज के मानव की हाल क्या हो गया है। जिंदगी के पहले भाग में वो अपने स्वास्थ्य को गंवाता है और पैसे को कमाता है, और जिंदगी के दूसरे भाग में खोए हुए स्वास्थ्य को वापस प्राप्त करने के लिए उसी पैसे को उसे गंवाना पड़ता है। आज अगर हम देखें कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हार्ट अटैक ने एक एपिडेमिक का रूप न केवल भारतवर्ष में लेकिन संपूर्ण विश्व में ले लिया है। अक्सर हम रोज न्यूज़ चैनल्स पर सुनते हैं कि इतना यंग लड़का हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा बैठा, इतने यंग बच्चे कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण रोज कहीं ना कहीं अपनी प्राण खो बैठते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आज से 30 से 40 वर्ष पहले हम ऐसी परसेंटेजेस नहीं सुनते थे। ये परसेंटेजेस होती थी लेकिन बहुत लो होती थी, लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो इनका प्रोपोर्शन बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ चुका है। ऐसा क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आया जो ये डिजीजेस इतनी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई हैं? आज इन्हीं बातों के ऊपर, इनके कारणों के ऊपर और इनका यथार्थ निवारण के ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब हम यंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात करते हैं तो यंग डेफिनेशन तब कहा जाता है जब ये लेस देन 50 ईयर्स की एज में अकर करे, और अगर ये लेस देन 35 ईयर्स की एज में होती है तो इसको वेरी यंग कहा जाता है। संपूर्ण विश्व की अगर हम परसेंटेज देखें तो करीब 10 से 15% जो पॉपुलेशन है वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो यंग हार्ट अटैक के पॉपुलेशन के कैटेगरी में आती है। लेकिन जब इसी परसेंटेज को हम भारतवर्ष या हम यूं कहें साउथ ईस्ट एशियन एथनिसिटी, जो कि एक अलग रिस्क फैक्टर है, उसके बारे में हम इसको एनालाइज करते हैं तो ये परसेंटेज इंक्रीज करके ऑलमोस्ट 20 to 30% आ जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर तीसरा मरीज जो आज हमारे अस्पताल में आता है, जिसको मैं या मेरे जैसे अनेक कार्डियोलॉजिस्ट ऑपरेट करते हैं, वो यंग होता है। और कभी कभी हम देखें तो वो बहुत यंग होता है। हमारे पास सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स जो आते हैं वो 18 से केवल 35 वर्ष की उम्र के बीच में भी आ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यंग सीएडी? इसके बारे में जानना हमको बहुत आवश्यक है। अगर हम देखें कि रिस्क फैक्टर्स जो यंग सीएडी के अंदर हैं, उसमें सबसे पहला है स्मोकिंग। स्मोकिंग एक बहुत नेगेटिव फैक्टर है। ये एक एपिडेमिक के रूप में आज हमारे सामने उभर कर आया है। हम यंग बच्चा, लड़का हो या लड़की हो, किसी ना किसी फॉर्म की स्मोकिंग को अडॉप्ट करते हैं। वो उसको एक सोशल फैशन के रूप में भी लेकर चलते हैं। लेकिन एक रिस्क फैक्टर जिसको अगर हम कहें जो हमारे हार्ट को बहुत नुकसान पहुंचाता है, वो है स्मोकिंग। दूसरा है हमारी जीवन शैली, लाइफस्टाइल, हमारा डाइट, हमारे सोचने का तरीका, हमारा खाने का तरीका, हमारा सोने का तरीका। आज इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तीसरा, कुछ हेरिडिटी कारण होते हैं, अर्थात वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो हमारी फैमिलीज में रन करती है। ये अक्सर अनमॉडिफाइबल होती है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम इन जीन्स को अपनी सोच के द्वारा स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं, जिसको एपिजेनेटिक साइंस कहा जाता है। चौथा रिस्क फैक्टर होता है हाइपरलिपिडीमिया, यानी कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। अक्सर हम सोचते हैं हम यंग हैं भाई, अभी तो खाने पीने की उम्र है, कोलेस्ट्रॉल की क्या चिंता करनी। नहीं, यही उम्र है जब कोलेस्ट्रॉल जो अगर बढ़ रही है उसको हम कंट्रोल में रखें, चेक में रखें, तो इस डिजीज़ को हम लोग या तो अवॉइड कर सकते हैं या हम डिले कर सकते हैं। और पांचवा जो बहुत मेजर कारण आज उभर कर आया है, वो है साइकोसोशल स्ट्रेस, अर्थात तनाव, एंगर, गुस्सा। हमारे जीवन के अंदर, हमारे संबंधों के अंदर कितना मन मुटाव है। ये सब फैक्टर्स आज साइंटिफिकली प्रूवन हैं। इंटर हार्ट स्टडी एक बहुत फेमस स्टडी है जिसके अंदर दिखाया गया कि साइकोसोशल स्ट्रेस हैज़ 4th हाईएस्ट एट्रीब्यूटेबल रिस्क आफ्टर स्मोकिंग, डायबिटीज़ एंड डिसलिपिडीमिया। अर्थात मानव जीवन के अंदर तनाव, उसकी जीवन शैली हार्ट अटैक का एक मेजर कारण दोस्तों आज बन जाता है। तो ये तो हम मानते हैं कि आज ये बीमारी एक बहुत सिग्निफिकेंट एपिडेमिक के रूप में ले चुकी है। और आज ये भी जानना ज़रूरी होगा कि भारतवर्ष और साउथ ईस्ट एशियन एथनिसिटी, जो कि एक अलग रिस्क फैक्टर है, उनके अंदर इस बीमारी का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अलग होता है। ये एक डेकेड अर्लियर होती है, अर्थात अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बीमारी 60 वर्ष में है तो यह भारतवर्ष में 10 वर्ष कम उम्र के अंदर होगी। ये बीमारी अधिक सीवियर होती है, अर्थात मल्टीपल कोरोनरी आर्टरीज का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इसी के साथ साथ
ऐसी बीमारी के अंदर हार्ट फेल होने के चांसेस, ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स ना होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और सडन डेथ होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये एक अलार्मिंग बात है हमारे लिए और इसलिए बहुत आवश्यक है कि आज इन बातों के बारे में हम चर्चा भी करें और इसके ऊपर प्रकाश भी डालें। इसके मैनेजमेंट को अगर हम देखें तो ये पिरामिड के रूप में कार्य करता है। बेस ऑफ द पिरामिड आता है जिसके अंदर एक व्यक्ति हेल्दी है बट एट रिस्क ऑफ सीएडी है, यानी आप कहेंगे कि भाई वैसे तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, लेकिन जीवन के कुछ ऐसी चीज़ें हम लेकर चल रहे हैं जो हमको एट रिस्क पुट करते हैं। जैसे अगर हम लोग स्मोकिंग करते हैं, हमारे कुछ जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स हैं, या फीमेल के अंदर अर्ली मीनोपॉज है, या कहीं ना कहीं साइकोसोशल स्ट्रेस है। हम कहेंगे कोई बात नहीं, तनाव तो नेचुरल है, लेकिन नहीं दोस्तों, हमारा डाइट, हमारी सोच हमारे जीवन के ऊपर, हमारे हार्ट के ऊपर एक गहरा असर डालती है। दूसरा जो फैक्टर आता है, दूसरा जो पिरामिड का बेस आता है, वो आता है सब क्लिनिकल सीएडी। अर्थात किसी बच्चे को, किसी यंग व्यक्ति को अगर डायबिटीज़ है, एग्रेसिव स्मोकिंग है, कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ सिग्निफिकेंट हार्ट अटैक है और कुछ और भी रिस्क फैक्टर्स हैं, और अगर वो रिस्क कैलकुलेट करता है, जिसको हम कहते हैं ASCVD रिस्क, यानी एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क है, जिसके कैलकुलेटर्स अवेलेबल होते हैं, अगर वो रिस्क हाई आता है तो वो सब क्लिनिकल सीएडी ग्रुप के अंदर आ जाता है। और ऐसे दो ग्रुप्स को सिग्निफिकेंट प्रिवेंशन की आवश्यकता होती है। अर्थात अगर हम अभी इसी समय प्रिवेंटिव मेजर्स यथार्थ रूप से लेते हैं तो ये जो रोज़ हम न्यूज़ सुनते हैं इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं इन परसेंटेजेस को हम सिग्निफिकेंटली कम भी कर सकते हैं। और अगर ये डिजीज़ मैनिफेस्ट कर जाती है स्टेबल फॉर्म में या हार्ट अटैक के फॉर्म में, तो हमको प्रॉपर मेडिकेशंस की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर ये हार्ट अटैक हो जाता है तो हमें मेडिसिन लेना ही है, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको रोकें, जिसको प्राइमरी और प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कहा जाता है। इन प्राइमरी और प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन को करने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला आज मैं आपको बताऊंगा। अक्सर हम न्यूज़ चैनल पर सुन रहे थे कि भाई ये तो बिल्कुल फिट था, ये रोज़ एक्सरसाइज करता था, ये डाइट प्रॉपर्ली खाता था, इसकी सोच भी रिलेटिवली ठीक थी। लेकिन देखा जाए कि जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो अक्सर फिटनेस को हम फिजिकल एस्पेक्ट से एसोसिएट कर लेते हैं। अर्थात जो व्यक्ति फिजिकली फिट है वो बिल्कुल फिट है। रोज़ अगर वो जिम्नेजियम में जाता है, योगा करता है, तो उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम प्रॉपर डाइट खाते हैं तो भी इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी और बैलेंस लाइफस्टाइल हमको ये बताता है कि ये बैलेंस लाइफस्टाइल, ये फिटनेस जो है, ये केवल शरीर की नहीं, मानसिक फिटनेस की भी बात है। आज अगर हम देखें तो इसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है, और वो सिंपल फॉर्मूला है ABCDEF। आइए इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं, और ये बहुत ईजी है, आप सब याद रख सकते हैं, सब इसका स्मरण भी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है ए होता है असेसमेंट ऑफ रिस्क, असेसमेंट ऑफ योर फिजिकल रिस्क। अर्थात क्या मुझे हार्ट अटैक होने के चांसेस या डिजीज होने के चांसेस हैं? दोस्तों, इसके लिए आपके मोबाइल पर भी या आप देखेंगे सिंपल फ्रीली अवेलेबल कैलकुलेटर्स हैं, और अगर आप टाइप करेंगे ये कैलकुलेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस कैलकुलेटर को कहा जाता है ASCVD रिस्क कैलकुलेटर। ये आपके 10 साल की परसेंटेजेस हार्ट अटैक होने की या कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की परसेंटेजेस को दिखलाता है। और अगर कहीं पर भी आपको ये परसेंटेजेस हाई दिखाई देती हैं तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे हम शरीर के लिए रिस्क एस्टिमेट करते हैं, उसी तरह असेसमेंट ऑफ मेंटल रिस्क भी बहुत आवश्यक है। इस रिस्क कैलकुलेटर के लिए कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, इस रिस्क को हमें स्वयं कैलकुलेट करना है। अपने मन के संकल्पों में जाकर देखें कि क्या कहीं ना कहीं मुझे रोज़ क्रोध है, ईर्ष्या है, घृणा है, कंपटीशन की फीलिंग है, क्रिटिसिज्म की फीलिंग है, अचीवमेंट ओरिएंटेड मेरी लाइफ है, केवल अचीवमेंट, मुझे भौतिकता की उस रेस के अंदर मैं भाग रहा हूँ, मैं सक्सेस को अपने मेटेरियलिस्टिक ट्रेजर से मैं अगर उसको मापदंड या मैं उसको तोलता हूँ तो कहीं ना कहीं वो मेरे ऊपर एक प्रेशर डालती है। तो शारीरिक रूप से मैं स्वस्थ भी हूँगा, लेकिन एक प्रेशर मेरे मन पर बिल्ड होना आरंभ हो जाता है, एक प्रेशर कुकर की तरह वो बढ़ने लग जाता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता है वो कहीं ना कहीं डिजीज़ के रूप में दोस्तों मैनिफेस्ट करेगा। इसी प्रकार दूसरा जो आता है वो है बी अर्थात ब्लड प्रेशर कंट्रोल, हाइपरटेंशन कंट्रोल। बहुत आवश्यक है, चाहे आप फिट भी हैं, फैमिली हिस्ट्री है या नहीं, लेकिन अपने ब्लड प्रेशर को
नियमित रूप से चेक करना। रोज चेक करने की आवश्यकता नहीं, अगर आप मरीज हैं तो भले चेक करें, लेकिन आप कम से कम 1 हफ्ते में, 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर अपने ब्लड प्रेशर को चेक करते रहें, ताकि हम देखते रहें कि कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर इंक्रीज तो नहीं हो रहा। और ज़्यादा भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो उसको कंट्रोल करना, उसका निवारण करना अच्छे लाइफस्टाइल के द्वारा, और यदि दवाइयों की ज़रूरत है तो उसके द्वारा, ये बहुत आवश्यक है ताकि हम इस बीमारी को वहीं पर रोक सकें, क्योंकि ब्लड प्रेशर का हमारे हार्ट पर डायरेक्ट असर होता है। दोस्तों, जैसे ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल करते हैं, इसी तरह मन के ऊपर स्ट्रेस प्रेशर को भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। इस स्ट्रेस प्रेशर को एस्टिमेट करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। अपने जीवन के अंदर खुशी और शांति के इंडेक्स को रोज देखिए कि क्या आज मैंने पूरे दिन जो कार्य किया वो खुशी के लिए किया या मैंने खुशी से किया। हर कार्य को करते हुए आनंद और खुशी को क्रिएट करिए। देखिए, जीवन को रेस ना बनाइए, वैसे भी जीवन भाग रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन इस जीवन के अंदर हर पल आनंद को भरिए, खुशी को भरिए। जब आपका मन बैलेंस्ड होता है, संयम के अंदर होता है, खुशी से जब हम कार्य करते हैं, हर कार्य में हम खुशी को क्रिएट करते हैं, तो वो प्रेशर हमारे मन से रिलीफ हो जाता है, और मन का प्रेशर रिलीफ होने के कारण हमारे बॉडी का प्रेशर भी दोस्तों सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। दोस्तों, तीसरा जो एनालिसिस है वो है सी अर्थात सिगरेट्स। स्मोकिंग और सिगरेट्स हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। किसी भी फॉर्म की स्मोकिंग हो, चाहे सिगरेट स्मोकिंग हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे हुक्का हो, चाहे तंबाकू हो, और कई बारी आज ई सिगरेट्स, या हम कई बारी फैशंस देखते हैं कि लोग जाएंगे पार्टीज के अंदर, वो हुक्के को भी गुड़गुड़ाते हैं। दोस्तों, ये बहुत 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 हानिकारक है। एक स्मोकिंग के कश के अंदर करीब 500 ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे हार्ट को सिग्निफिकेंट डैमेज कर सकते हैं और कैंसर भी हमको कर सकते हैं। तो स्मोकिंग किसी भी फॉर्म की हो, उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और इसी के साथ सी के साथ और जुड़ा होता है वो है कोलेस्ट्रॉल अर्थात हमारा लिपिड्स। बहुत आवश्यक है कि साल के अंदर कम से कम आप एक बारी अपना एनुअल लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराएं, अपना एनुअल चेकअप ज़रूर कराएं, ताकि उस समय पता लगे कि भले मैं अपने जीवन में हेल्दी डाइट खा रहा हूं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा हूं, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल जेनेटिक कारण के कारण बढ़ रहा है। क्योंकि लिपिड्स का हाई होना, एलडीएल का हाई होना, न्यूअर रिस्क फैक्टर्स हैं, लाइक लाइपोप्रोटीन ए है, एपोलाइपोप्रोटीन बी है, और वेरियस रेशियोज हैं। इन सब का आपके जीवन के अंदर खराब होना, ये हमें शो करता है कि हमको उसी समय इसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, चाहे लाइफस्टाइल के द्वारा, चाहे दवाइयों के द्वारा। तो सी हुआ कोलेस्ट्रॉल। और दोस्तों, इसी सी के साथ है अपने जीवन में कंपटीशन की भावना, अपने जीवन में क्रिटिसिज्म की भावना। इन दो भावनाओं को आज ही त्याग दीजिए। ये फिटनेस के लिए बहुत आवश्यक है। जीवन में कंपटीशन हेल्दी जरूर रखिए, लेकिन इतना कंपटीशन ना रखिए जो आपका सुख और चैन खो जाए। दूसरे लोगों को बार बार क्रिटिसाइज करना, उनके लिए कंप्लेन करना, ये 3C जो है, ये हमारे जीवन की खुशी को डिस्ट्रॉय कर देता है, हमारे सुख और चैन को खो देता है। तो आप कार्य करिए, लेकिन कंप्लेन, क्रिटिसिज्म और कंपटीशन, इन तीनों शब्दों को अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दीजिए। ये हमको बहुत नुकसान करता है। दोस्तों, चौथा जो फॉर्मूले के अंदर आता है वो है डी अर्थात डाइट, हेल्दी डाइट। दोस्तों, डाइट बहुत आवश्यक है। शरीर को अच्छा भोजन खिलाना, लेग्यूम्स खाना, फ्रूट खाना, वाटर अच्छा लेना, दही और ऐसे प्रोडक्ट्स को लेना, घी का उचित मात्रा में उपयोग करना, तेल को रेशियोज के हिसाब से प्रॉपर तरीके से उसका उपयोग करना, ये बहुत आवश्यक है। हेल्दी डाइट है जो कि वेजिटेरियन डाइट है, ग्रीन डाइट है, जो हमारे शरीर को आराम देती है, सुकून देती है, हमारे सारे ऑर्गन्स को बैलेंस में रखती है। ये डाइट आप ज़रूर खाइए, क्योंकि इसको स्मार्ट हार्ट डाइट कहा जाता है। रात को लेट नाइट मील्स खाना, 10 बजे, 11 बजे, कभी 12 बजे, ये हमारे शरीर के लिए पॉइजन का कार्य करती है। तो आप यंग हैं, डायनामिक हैं, एनर्जेटिक हैं, लेकिन बहुत आवश्यक है कि जीवन को संयम में रखिए, एक पटरी पर चलाकर रखिए, कुछ नियम और मूल्य, वैल्यूज़ अपने जीवन के अंदर बनाइए, जिसके द्वारा आप इस बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हैं। इसी के साथ डी के साथ और जुड़ा होता है डायबिटीज़। साल में कम से कम एक बारी शुगर का चेक कराना बहुत आवश्यक है यदि आपको डायबिटीज़ नहीं है, ताकि हम अपने आप को फॉलो कर सकें। और जो यंगस्टर्स या हमारे पेशेंट्स या हमारे भाई बहन जो कि अगर डायबिटिक हैं, तो उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने डायबिटिक पैरामीटर्स को बिल्कुल एक्यूरेटली कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ जितनी मीठी होती है, उतनी ही हमारे हार्ट के लिए बहुत बहुत कड़वी होती है।
दोस्तों, जैसे हम इस डी का अपने शरीर के लिए उपयोग करते हैं, इसी प्रकार इस डी के अंदर अपने मन को भी अच्छी डाइट खिलाएं। हमारे मन की डाइट है शुद्ध और सकारात्मक संकल्प। रोज अपने मन को अच्छा सोचना सिखाएं, अच्छा लोगों के लिए प्रॉपर पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना सिखाएं, स्वयं के लिए भी पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना सिखाएं। दोस्तों, जो भोजन हम खाते हैं वो भोजन अगर हम परमात्मा की प्यार उसके अंदर डालते हैं, उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस और शांति की वाइब्रेशंस उसके अंदर डालते हैं, तो वो भोजन हमारे तन और मन दोनों को सुकून देता है। वो भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। इसी प्रकार अपने संकल्पों को जब हम सकारात्मक बनाते हैं तो हमारे श्रेष्ठ संकल्प हमको श्रेष्ठ व्यवहार देते हैं, और हमारा श्रेष्ठ व्यवहार हमारे जीवन के अंदर पॉजिटिव और पावरफुल फीलिंग्स जनरेट करता है, और हमारा जीवन सुकून से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। सफलता हमारे जीवन में स्वयं हमारे पीछे आती है। दोस्तों, इस डी के साथ अगला आता है ई अर्थात प्रॉपर एक्सरसाइज। अगर हम हार्ट अटैक को अवॉइड करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप मोटे हैं, पतले हैं, किसी भी प्रकार के हैं, ये मायने नहीं रखता, लेकिन कम से कम हफ्ते में 5 दिन और टोटल एक्यूमुलेटेड एक्सरसाइज 150 मिनट से लेकर 200 मिनट्स यदि आप एक्यूमुलेट करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, ये आपके शरीर के लिए बहुत बेनिफिट देती है। कहा जाता है कि यदि आप रोज़ 45 मिनट वॉकिंग करते हैं तो आपकी उम्र के अंदर 45 मिनट जुड़ जाते हैं। तो रोज़ एरोबिक एक्सरसाइजेज, कार्डियक एक्सरसाइजेज, जिसको हम कार्डियो ट्रेनिंग भी कहते हैं, या योगा भी आप कर सकते हैं, वॉकिंग भी प्लान कर सकते हैं, और कभी कभी मसल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेज हमारे ब्रेन जिम की तरह कार्य करती है। हमारे ब्रेन को पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट करती है, लाइक गाबा जो हमारे ब्रेन को काम करता है, एंडोर्फिन्स और एनकेफेलिन्स जो हमारे ब्रेन को खुशी देते हैं। तो ऐसी एक्सरसाइजेज जब हम करते हैं तो हमारे शरीर को भी बहुत सुकून मिलता है। दोस्तों, जैसे आप अपने शरीर के लिए रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, तो क्यों नहीं आज हम एक संकल्प लें कि अपने मन के अंदर भी हम एक सुंदर एक्सरसाइज क्रिएट करें। और वो एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है। वो एक्सरसाइज है अपने मन को सदा हल्का रखें, अपने मन को बहुत लाइट रखें। कभी कभी हम यंग होते हैं तो हमारे मन के अंदर जोश आता है, हम लोगों के प्रति नेगेटिव भावनाएं, उनकी नेगेटिव फीलिंग्स, उनके भाव स्वभाव, उनको हम अपने मन में रख लेते हैं, और हमारा मन जो है वो मन नहीं रहता, हमारा मन कूड़ेदान बन जाता है, हमारा मन नेगेटिव बन जाता है। दोस्तों, ये नेगेटिव बातें जब हम अपने मन पर रखते हैं तो इसका असर हमारे शरीर पर होता है। आज साइंस क्लियरली बोल चुका है, और आज साइंस क्लियरली बता चुका है कि ये नेगेटिव इमोशंस हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं, और हमारी इम्यूनिटी कम होने के कारण वी आर प्रोन टू प्लाक रप्चर एंड अकरेंस ऑफ हार्ट अटैक्स एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो आज कोई भी बात है उसको मन से निकाल दीजिए। लोगों के प्रति नेगेटिव भावनाओं को रखना ये हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं है। ये जीवन केवल सिंपल लाइट जीवन बनाइए, सिंपल जीवन बनाइए, और ग्रज होल्डिंग को कभी ना रखिए। आज जीवन का हमको कल का पता नहीं, तो क्यों नहीं हम अपने जीवन के अंदर स्वयं भी खुश रहें और दूसरों को भी खुशियां बांटें, स्वयं भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी दोस्तों स्वास्थ्य दें। और लास्ट जो पैरामीटर आता है वो है एफ अर्थात फीलिंग्स और इमोशंस। दोस्तों, ये एफ इतना सुंदर है। आप देखो, अगर हम अपने मन के अंदर केवल 4 भावनाओं को सदा रखते हैं, और वो 4 भावनाएं हैं परमात्मा और सर्व के प्रति शांति की वाइब्रेशंस, पूरी विश्व के प्रति प्यार की वाइब्रेशंस, सर्व के प्रति कंपैशन अर्थात करुणा की वाइब्रेशंस, और चौथा ग्रैटिट्यूड अर्थात थैंकफुलनेस टुवर्ड्स एवरीबॉडी। ये 4 वाइब्रेशंस हमारे जीवन में ना केवल हमारी आत्मा को सुकून देती हैं, लेकिन प्रकृति को भी, और हर व्यक्ति जिसके हम संपर्क में आते हैं उनको सुकून देती है। आज बहुत आवश्यक है कि कुछ पल अपने जीवन में मेडिटेशन करके, राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा अपने मन को भी एम्पावर करें। दोस्तों, एक अच्छा लाइफस्टाइल केवल शारीरिक लाइफस्टाइल नहीं है, डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट केवल शरीर के लिए नहीं है, लेकिन ये ABCDEF फॉर्मूला ये हमारे मन के लिए भी है। आज बहुत आवश्यक है कि मेडिटेशन के द्वारा हम अपने मन को सशक्त करें, पावरफुल करें, क्योंकि जब हमारा मन दृढ़ होता है, हमारा संकल्प श्रेष्ठ होते हैं, तो ये परिवर्तन का आरंभ होता है। वरना क्या होगा कि ये परसेंटेजेस बढ़ती जाएंगी और हम अपने जीवन में चिंता बढ़ाते जाएंगे। आज दोस्तों, ये नलका खुला हुआ है
और ज़मीन गंदी हो रही है। लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं? हम केवल ज़मीन को साफ कर रहे हैं। आज हम सबको बहुत ज़रूरत है कि हम उस नलके को बंद करें, और उस नलके को बंद करने के लिए हमको अपने संकल्पों का जो लीकेज है, नेगेटिव संकल्पों का लीकेज का जो नलका है, उसको हमें बंद करना पड़ेगा। यही अच्छे स्वास्थ्य का आरंभ है, यही प्रिवेंशन है हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को इस समय पर रोकने का। चलिए कुछ पल इस शांति की वाइब्रेशंस का अपने जीवन में हम लोग अनुभव करेंगे। अपने आप को इस शरीर से अलग, एक चमकती हुई शक्तिशाली शांत प्रकाश की स्वरूप ज्योति के रूप में देखें। ये शरीर मुझ आत्मा का इंस्ट्रूमेंट है, पर मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं, राजा हूं। अपने मन की गहराइयों में जाएं और विचारों के सागर को बहुत शांति से देखें। किस प्रकार के विचार पूरे दिन लहरों की तरह मेरे मन में उठते हैं। आज परमपिता परमात्मा की शक्ति और शांति की वाइब्रेशंस मुझ आत्मा को असीम शांति का अनुभव करा रही है। मन के सब नकारात्मक विचार, क्रोध के विचार, कभी कभी कुछ नेगेटिव और विचार धीरे धीरे परमात्मिक शांति की वाइब्रेशन से, प्यूरिटी की वाइब्रेशन से बाहर निकलते जा रहे हैं, और मेरा मन बहुत आनंद और खुशी का अनुभव कर रहा है। एक एक विचार शक्तिशाली और शांत है। ये शक्ति मेरे चारों ओर एक पावरफुल आभा मंडल बनाती है। इसी आभा मंडल के अंदर मैं आत्मा स्वयं को सुरक्षित और शांत महसूस कर रही हूं। इसी स्थिति में स्थित रहें और पुनः अपनी आत्मा को, राजा को, किंग को इस शरीर में लेकर आएं और इसी स्थिति में हर कार्य करें। ओम शांति।